हूं कि 2024 है, ये 2500 वर्ष की जो सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के समय हमें जो आज़ादी मिली थी और पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण जो वृषरथ की हत्या कर दिया था। ये जो आज पंक्ति से जो आज श्रद्धांजलि सभा किया गया, बहुजन की इतिहास यही है। जो मनोवादी पखंड विचारधारा जो है वो हमारा पंक्ति नहीं है। और जब ये व्यवस्था थोप दिया, मानव जीवन में 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कार में सबसे अंतिम संस्कार जो होता है, जो डेड बॉडी को हम लोग जला के आते हैं, वहाँ से आने के बाद जो यहाँ संस्कार करते हैं, ये कैसा संस्कार हो गया भाई? मेरा सवाल उनसे है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी वैशाली के गुरौल थाना क्षेत्र के सोंधो गांव में हूं और आज यहां पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। और इस श्रद्धांजलि सभा में मैं आपको बताना चाहूँगा, संत शिरोमणि रैदास महाराज जी, माता रामाबाई, बाबा वीर चौहरमल, बाबा वीर शिरोमणि बाबा वीर चौहरमल और बाबा साहब अम्बेडकर, माता फातिमा शेख और बाबू शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को यहाँ पर साक्षी मानकर आज श्रद्धांजलि सभा किया गया है। हमारे बीच बहुत सारे वक्ता हैं जिनसे हम जानने की प्रयास करेंगे कि श्रद्धांजलि सभा में 2024 संविधान बचाने की और संविधान मिटाने की जो योजना यहाँ पर बताया गया है, उनकी जो बातें बताया गया है कि 2024 में आखिर संविधान बचेंगे कैसे और संविधान खत्म कैसे होंगे, हम जानने की प्रयास करते हैं। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत है सर, अभी आप मंच से कह रहे थे कि 2024 में संविधान बचेगा या खत्म होगा, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं ये बता रहा हूँ और मैं यहाँ नहीं, मैं पूरे देश में घूमूं के जिस भी स्टेट में मैं जाता हूँ, सभी देशों में घूम करके ये मैं बताता हूँ कि 2024 है, ये 2500 वर्ष की जो सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के समय हमें जो आज़ादी मिली थी और पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण जो वृषरथ की हत्या कर दिया था और हत्या करके वो अपना शासन प्रशासन को अपने अधीन कर लिया और वर्ण व्यवस्था बना करके और मनुस्मृति लिख करके हमारे समाज को जो गुलाम बनाया और गुलाम बनाने के बाद जो हमारी लड़ाई शुरू हुई, हम गुलाम तो हुए लेकिन हमारे जो शिक्षा का अधिकार हमको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन हमारे महापुरुषों के पास बौद्धिक ज्ञान था और बौद्धिक ज्ञान के बदौलत हमारे महापुरुषों ने लगातार संघर्ष किया, जैसे साहेब कबीर, संत रविदास, संत गाडगे, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, प्रिया रमेश स्वामी नायकर, ललित सिंह यादव जैसे हजारों गुमनाम महापुरुष है। लगातार महापुरुषों ने संघर्ष किया और इस संघर्ष के बदौलत हम एक जानवर से हम एक इंसान बन पाए। ये इंसान जो बने हैं इन महापुरुषों की कुर्बानी और इन महापुरुषों की कुर्बानी के बदौलत हमको ये इंसान बन पाए हैं। लेकिन ये 10% जो सवर्ण हैं, जो विदेश के रहने वाले लोग हैं, जो हमको वृषरथ की हत्या करके अपना शासन को जमाया था इस देश के अंदर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समय जब 26 जनवरी को जब मौका मिला तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान को लिख करके और संविधान के पूर्व जो ब्राह्मणों के द्वारा जो कानून इस देश में लागू था, जिस कानून में हमको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, हमको धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, हमको बोलने का अधिकार नहीं था, यानी किसी तरह का अधिकार नहीं था, ये जो मनुस्मृति था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस 26 जनवरी 1950 को वो जीरो कर दिया, बिल्कुल समाप्त कर दिया मनुस्मृति को। लेकिन जिस दिन मनुस्मृति इस देश के अंदर लागू हुई, हमारे देश के जो ब्राह्मण थे वो नेपाल में बैठक कर रहे थे और नेपाल में उन ब्राह्मणों ने जो आरएसएस के लोग हैं वो लोगों ने वहाँ शपथ लिया था कि हम भारत के संविधान को जितनी जल्दी है समाप्त कर देंगे, क्योंकि भारत का जो संविधान है वह वर्ण व्यवस्था को नहीं मान रहा है। क्योंकि पहले जो व्यवस्था थी वो मनुस्मृति की व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इस तरह की व्यवस्था थी। बाबा साहब ने जो इस तरह की व्यवस्था कर दिया, सबको इक्वल कर दिया, ये 10% ब्राह्मण को ये नागवार मंजूर हुआ और इसलिए ये सत्ता के बदौलत, ये लाठी सोटा के बदौलत नहीं होगी। खतरा कैसे है सर? खतरा है, हाँ खतरा है, क्योंकि ये 2024 का जो चुनाव है ये सत्ता के बदौलत ही व्यवस्था परिवर्तन होती है और ये सत्ता पर जितने भी बैठे हुए लोग हैं
वो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। वही लोग हैं जो हमारे बाबा दादा का जीभ काटा था, आँख फोड़ा था, जो हमको गुलाम बना के रखा था। उसी का वंशज आज वो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है और वो सत्ता के बदौलत 2024 में छल कपट प्रपंच से वो अपनी व्यवस्था को स्थापित करेगा, यानी जीतेगा। और जीतने के बाद इस देश के अंदर एक बार संविधान की घोषणा समाप्त करने की घोषणा नहीं करेगा। इस देश में हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा और हिंदू राष्ट्र जैसे ही घोषित करेगा स्वतः धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जब समाप्त होगा तो हिंदू राष्ट्र का जो कानून है वह कानून है मनुस्मृति, जो एक पीढ़ी बाद धीरे धीरे आके पूर्ण रूप से हमारे समाज पर दिखाई देगा। इसलिए 2024 की जो लड़ाई है वह 2500 वर्ष का फाइनल लड़ाई है, करो या मरो की लड़ाई है। और हम 90% जो हमारा जो संगठन है, ये जो बहुजन समाज का ये संगठन, हम पूरे देश में घूम घूम करके अपने समाज को जगा रहे हैं। और ये जो मुख्य रूप से यही बात अपने बहुजन समाज को कर रहे हैं कि ये जो लड़ाई है वो संविधान बचाओ और संविधान खत्म करो की लड़ाई है, यानी 90 और 10 की लड़ाई है। और स्पष्ट रूप से और निश्चित रूप से हम ये अपने बहुजन समाज को जगाने में कामयाब हो रहे हैं और जगा करके ये 2024 का चुनाव किसी भी हाल में आरएसएस और बीजेपी को हम नहीं जीतने देंगे और हरा करके बाबा साहब के संविधान को हम बचा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच लक्ष्मण पासवान जी, हम इनसे जानने की प्रयास करेंगे। सर, आज श्रद्धांजलि सभा में जो दिवंगत हमारी माताएं हैं उनका सैल्यूट भी किया गया है, यहाँ पर ब्राह्मण को नहीं बुलाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो शिव कुमार जी, आपको चैनल और आपको साधुवाद। मैं कहना ये चाहता हूँ, पूरे बहुजन समाज को संदेश देना चाहता हूँ, ये जो आज पंक्ति से जो आज श्रद्धांजलि सभा किया गया, बहुजन की इतिहास यही है। जो मनोवादी पखंड विचारधारा जो है वो हमारा पंक्ति नहीं है, हमारे बहुजन के पंक्ति जो है यही जो आज हमने सच्चे श्रद्धांजलि सलूट मार कर दिया, ये मेरा पंक्ति है। और इसी धारा को हमारे पूरे बहुजन समाज को सुनना चाहिए, मानना चाहिए और करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, श्रद्धांजलि सभा से समाज में क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ रहा है। आपको मैं बता दूं, इसी सोंधो पंचायत की धरती पे हमने लगभग 15 श्रद्धांजलि सभा किया है और दिन रात हम लोग घूम घूम कर अपने बहुजन समाज को संदेश देते हैं। और हम आपको बता दें, जो बहुजन समाज में एसी समाज, ओबीसी के लोग तो अभी कम समझ रहे हैं, दिलीप यादव जैसा, सुभाष यादव जैसन, लेकिन एसी समाज में हम लोग बोल रहे हैं जो 50% लोग इस चीज़ को समझ रहा है। आने वाला कल हमारा संविधान का राज होगा, बाबा साहब का राज होगा और बहुजन का राज होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप मंच से कह रहे थे कि जो अंतिम संस्कार होता है, जो बॉडी को डिस्पोजल किया जाता है, उसके आगे जो इतना भी वो कांड है, कर्म कांड है, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से ही हमारी आवाज़ हमारे बहुजन समाज के बीच में जाता है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपका सवाल रहा कि हम डेड बॉडी को अंतिम संस्कार करके आते हैं, उसके बाद जो कर्मकांड जो किया जाता है, यही क्या कहते हैं, मनुवादी पखंड है। तो मैं अपने समाज को इसलिए बताना चाहता हूँ, इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि जब तक अंधविश्वास और पखंड में हमारे समाज पड़े रहेंगे, हम पहले मंच से भी बताए हैं कि हजारों पीढ़ी मेरा इसी अंधविश्वास और पखंड में पड़े रह गए, उसके बावजूद भी हमारा दीन और दशा नहीं सुधरा। आज भी हमारे समाज के बच्चा घास करते हैं, भैंसी चराते हैं, बकरी चराते हैं। तो रोकना चाहूँगा, आप कह रहे थे कि गाँव के लोग कहते हैं कि फलाने राय जी का आज अंतिम संस्कार है, जिसे शमशान घाट सबको ले जाया जाता है। तो जब उस दिन अंतिम संस्कार उनका कर दिया जाता है, उनकी पार्थिव शरीर को जलाकर मिट्टी बना दिया जाता है, तो बाकी के जो है 12वें दिन, 13वें दिन, सत्यन्यौहान, 9 केस, हजामत, ये सब क्या है? ये सब पखंड है। ये सब धूर्तों ने अपने भरण पोषण के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाई के लिए ये एक नया सिस्टम हमारे समाज पर थोप दिया। पहले तो हमारे समाज को शिक्षा से दूर किया, और जब ये व्यवस्था थोप दिया, मानव जीवन में 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कार में सबसे अंतिम संस्कार जो होता है, जो डेड बॉडी को हम लोग जला के आते हैं, वहाँ से आने के बाद जो यहाँ संस्कार करते हैं, ये कैमा संस्कार हो गया भाई? मेरा सवाल उनसे है कि जब 16 संस्कार मेरा अंतिम संस्कार है,
संस्कार में 16 और 16 में अंतिम संस्कार लाश को जलाना। और वहाँ जब हम अंतिम करके चले आए और उसके बाद जो यहाँ आके जो 13 दिन जो नौटंकी करते हैं, ये कैमा संस्कार हो जाएगा भाई? ये सवाल तो खड़ा होता है। ये सवाल खड़ा होता है। मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि ये जो यहाँ आने के बाद जो नौटंकी होता है, दूध क्रिया के नाम पर, तिराती के नाम पर, सत्यनारायण के नाम पर, बाल मुंडन के नाम पर, पता है शिव कुमार जी आपको, बाल मुंडन एक क्या कहते हैं, मुहावरा है। माथा छील देली, माथा छील देना, ठीक है ना, यानी कि बाल मुड़ा देना, चूना लगा देना, ये एक मुहावरा है। किसी का बाल मुड़ा देना यानी कि वो अपने भाषा में कहता है कि मैं किसी को ठग लिया, मैं किसी को बेवकूफ बना दिया। गांव में जब बात करते हैं कि आप बाल क्यों छिलाते हैं, अगर छुआछूत की भावना से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो वृद्ध लोग होते हैं, जो मृतक होते हैं, उनको सेवा महिलाएं करती है। तो सबसे ज्यादा छूतका तो महिला को होना चाहिए। जी हाँ, सबसे ज्यादा छूतका महिला को होना चाहिए। और मरने के बाद अगर किन्हीं का माताजी पिताजी अगर मर गए तो सबसे ज्यादा माथा पटक पटक के महिलाएं रोती है। तो महिला के बाल मुड़ाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा छूतका महिला के बाल में होता है। यदि अगर लोग कहते हैं नहीं पुरुष के बाल में अगर छूतका होता है तो पुरुष के पूरे शरीर में बाल होता है। शिव कुमार जी, मैं बता देना चाहता हूं कि पुरुष के केवल माथे में ही बाल नहीं होता है, पूरे नीचे से लेके ऊपर तक बाल होता है। क्या पूरे शरीर का बाल का मुंडन होता है? जब पूरे शरीर का बाल का मुंडन जब नहीं होता है, इसका मतलब कि माथा के अलावे जितना नीचे बाल है उस सब में छूतका रह गया। जी जी, इसी को कहते हैं पाखंड, घोर पाखंड। और घोर पाखंड से अपने समाज को निकालने का हम लोग करता है। और 20 साल और हमारे समाज को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे एक कलाकार गाते हैं कि मुहबा इहमा जइए गए तो उहमा कैसे खाई। सवाल है कि मैं अपने सैकड़ों समाज के साथे मैं अपने पिताजी को, अपने माताजी को जला के आया, मुंह जला के आया, तो फिर वहाँ खाने के लिए जो यहाँ जो देते हैं हम लोग, चावल दाल सब्जी जो देते हैं, वहाँ कैसे खाएंगे भाई? जब यहाँ मुंह जल गया तो वहाँ कैसे खाएंगे? रोकना चाहेंगे। खास तौर कर जो मरने के बाद महिलाएं जो है वो घर में बालू रखती है कि इनका जन्म किस चीज में होगा। तो कहीं जो है रेखा अगर आ जाता है बालू को ढक देती है। किसी तरह की अगर आकार आ जाता है, मान लीजिए तिरछा अगर आकार आ गया तो सांप मान लेते हैं, गिरगिट मान लेते हैं, मेढक मान लेते हैं। तो फिर मेढक में अगर मान लीजिए हमारे पूर्वज जन्म लेते हैं तो फिर उनको खटिया तोशक बाकी का जो सामान है उनके लिए जो है से क्या होना चाहिए? सही बात है, सही बात है। आपका सवाल पूछना लाजमी है, क्योंकि ये हम पहले भी बताए हैं, आज तो समय नहीं मिला इसलिए नहीं बता पाए। लेकिन ये पूरे के पूरे हमारे पूर्वजों को अपमानित करने का षड्यंत्र है। क्योंकि जब बालू पर जब किसी का पैर रुक जाएगा तो हमको कहेगा कि देखो तुम्हारा पूर्वज जो है कुत्ता में जन्म ले लिया, तुम्हारा पूर्वज बिल्ली में जन्म ले लिया, तुम्हारा पूर्वज मेढक में जन्म ले लिया। यानी कि टोटल के टोटल हमारे पूर्वज को हमारे द्वारा, ठीक है ना, हमारे पूर्वज को हमारे द्वारा हमसे कहवाता है कि नहीं मेरा पिताजी जो है ना कुत्ता में जन्म ले लिए, तो मैं अपने आप को समझूंगा कि नहीं हमारे पिताजी कुत्ता में जन्म ले लिए हैं। इसलिए ये टोटल के टोटल हमारे पूर्वज को अपमानित करने का षड्यंत्र है। जैसे मैं मान भी लेता हूँ कि हमारे पूर्वज कुत्ता में जन्म ले लिए, तो फिर उनको तोशक तकिया की क्या जरूरत है? वो लेते हैं अपने यहाँ लेके जाते हैं जी, वो हमारे पूर्वज को थोड़े मिलता है। अगर हमारे पूर्वज को मिलता तो मिलने का रिसीविंग है। अगर हम जो भी दान किए, हम कहे ना कि 5 कट्ठा जमीन दान कर देते हैं, हमारे पूर्वज का रिसीविंग देंगे? वो हमारा पूर्वज 5 कट्ठा जमीन रिसीव किए, मैं पलंग पटिहाट रिसीव किए, इसका रिसीविंग है? रिसीविंग कोई देगा? अगर रिसीविंग देगा तो मैं 10 कट्ठा जमीन बेच करके मैं दान करने के लिए तैयार हूँ। अगर हमारे पूर्वज को रिसीव हुआ, मरने के बाद स्वर्ग में उनको रिसीव हो गया, इसका कागज कोई देने के लिए अगर तैयार है तो मैं 10 कट्ठा जमीन बेच करके दान करूंगा। इस बात को जानना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सामान अगर कोरियर के माध्यम से आता है तो रिसीविंग मिलता है, रिसीव कराया जाता है, तो वहाँ भी रिसीविंग जरूरी है। चलिए, हमारे बीच कुछ सर भी हैं। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। जी, मैं कमलेश कुमार कमल ग्राम बिशुनपुर बांदे से आता हूँ। आज यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे श्रद्धांजलि सभा को? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ जो है इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से हम अपने पूर्वजों को सम्मान दे पाते हैं।
और जो ब्राह्मण मनुवादियों द्वारा जो किया जाता है वो कर्मकांड के नाम पर सिर्फ लूटपाट किया जाता है। हमारे जो पूर्वज हैं उनको अपमानित करने का काम किया जाता है। खुली वे अपने भरण पोषण के लिए ऐसा करते हैं। तो आपने सुना यहाँ पर 2024 में संविधान बचाने की भी बात की गई है और तमाम महापुरुष के बारे में भी बताया गया है। इतना ही नहीं, कर्म क्या होता है और कांड क्या होता है इस पर भी बात रखा गया है। बताया गया है कि कांड जो है वह इंग्लिश शब्द है, हिंदी में इसे घटना कहते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों पर यहाँ पर आपने देखने का जो काम किया है। तो आप अपनी विचार कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय भीम।